राजनीति का लेसन नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों, इस चैप्टर में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की भी बातें हो रही थी। और दोस्तों, इस चैप्टर में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है। दोस्तों, वह संगठन जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा मिलकर बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाता है। इन संगठनों के सदस्य देश होते हैं और यह पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, बात अब आती है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भाई ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए जिनका समाधान किसी एक देश के पास नहीं होता या कोई एक देश उसका समाधान अकेले नहीं कर सकता, और देशों के बीच समझौता करवाने के लिए, देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए और विश्व में युद्ध होने की संभावना को कम करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा लीग ऑफ नेशन, दूसरा हमारा विश्व बैंक, तीसरा है हमारा विश्व व्यापार संगठन और चौथा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पांचवा है एमनेस्टी इंटरनेशनल और उससे आगे हमारा ह्यूमन राइट वॉच। दोस्तों, अब आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इनके बारे में। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीग ऑफ नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ भी इसको कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से पूरी दुनिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस तरह के विश्व युद्ध को दोबारा होने से रोकने और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की सोची, ताकि देशों के बीच के विवादों को बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके और फिर से युद्ध ना हो। तभी लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। यह संगठन ज़्यादा सफल तो नहीं हो पाया और दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। दूसरा विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक था और उससे भी ज़्यादा नुकसान इसमें हुआ। सभी देशों को महसूस हुआ कि लीग ऑफ नेशन को ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, इसलिए लीग ऑफ नेशन को बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया और आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ को ही लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी मानते हैं। अब दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने में 3 नेताओं का सबसे बड़ा हाथ था। उनमें से एक था रूजवेल्ट, जो कि उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे। दूसरे थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और तीसरे थे जोसेफ स्टालिन। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर दोस्तों 1945 में यूएनओ की नींव रखी थी। अब दोस्तों, इसके उद्देश्यों की बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, इसको बनाया क्यों गया। तो दोस्तों, सबसे पहले विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए, देशों के बीच विवादों को बातचीत से सुलझाने के लिए और देशों की मदद करना, देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, देशों के बीच संधियां करवाना, विश्व में सहयोग की भावना विकसित करना। अब दोस्तों, इसके कुछ प्रमुख अंगों के बारे में बात करते हैं हम। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। वो हैं सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में। तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं और 2 भागों में बांटे जाते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी सदस्य सिर्फ 5 हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। और अस्थायी दोस्तों 10 सदस्य हैं जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। हर स्थायी सदस्य के पास दोस्तों एक खास ताकत होती है जिसको वीटो कहा जाता है, सिर्फ स्थायी सदस्यों के पास। अस्थायियों के पास ये नहीं होती। वीटो का प्रयोग करके स्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या उसको सीमित कर सकते हैं। अब हम सुरक्षा परिषद के कुछ कार्यों के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसके मुख्य कार्य हैं देशों के विवादों को सुलझाना,
विश्व में शांति बनाए रखना, शांति भंग करने वालों को सजा देना। ये दोस्तों सुरक्षा परिषद के कुछ प्रमुख कार्य हैं। अब हम इसके दूसरे अंग की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है सचिवालय। दोस्तों यूएनओ की नौकरशाही को ही सचिवालय कहा जाता है। सचिवालय यूएनओ के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों का समूह होता है। यह यूएन के बाकी अंगों को जानकारी देता है और उनके कामों का लेखा रखता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे प्रमुख अंग की जो कि है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो दोस्तों आर्थिक और सामाजिक परिषद विश्व में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 1945 के अंदर की गई। वर्तमान में इसके अंदर 54 मेंबर हैं। इस परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, जुलाई में जिनेवा में होती है और अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है। अब हम इसके अगले भाग की बात करते हैं दोस्तों, वो है हमारा महासभा। दोस्तों महासभा यूएनओ के सबसे मुख्य अंगों में से एक है। महासभा में यूएनओ के सभी सदस्यों को एक वोट का अधिकार दिया जाता है, मतलब एक देश एक वोट। यहाँ पर सभी देश बराबर होते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे देश छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे लोकतांत्रिक हो चाहे अलोकतांत्रिक हो। और महासभा एक देश की संसद के जैसा होता है जहाँ पर विवादों पर चर्चा की जाती है। महासभा में सामान्य विषयों पर फैसले आम बहुमत तथा कुछ खास विषयों पर फैसले 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं। इसका सम्मेलन हर साल होता है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख अंग नंबर 5 की जो कि है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देशों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाता है। यह हैग में स्थित है जो कि नीदरलैंड के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर दोस्तों 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें 9 सालों के लिए चुना जाता है। हर 3 साल के बाद 5 न्यायाधीशों को चुना जाता है। सभी फैसले बहुमत से लिए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख अंग नंबर 6 की जो कि है न्यास परिषद। दोस्तों न्यास परिषद को उन क्षेत्रों की देखरेख करने के लिए बनाया गया, पर दूसरे विश्व युद्ध के सामान्य शासन सिर्फ उन्हीं देशों के लिए इसको बनाया गया था जिनमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद सामान्य शासन शुरू नहीं हो सका था। इन क्षेत्रों को संपूर्ण देख रेख करना न्याय परिषद की जिम्मेदारी थी। और शुरुआत में दोस्तों इसके 11 देशों को इसके अंदर रखा गया था। बाद में 1996 के अंदर पलाऊ द्वीप जब आज़ाद हो गया तो इसका पूरा काम ख़त्म हो गया और इसको स्थगित कर दिया गया, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया गया, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर इसको कभी भी एक्टिवेट भी किया जा सकता है। अब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ प्रस्तावित सुधारों के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे कुछ देश क्वेश्चन उठाते हैं यूनाइटेड नेशन को लेके कि इसके अंदर ऐसे ऐसे सुधार होने चाहिए, तो हम उसमें से कुछ प्रमुख सुधारों की दोस्तों यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले यूएनओ के न्याय अधिकार के क्षेत्र में आने वाले मुद्दों को बढ़ाना, यूएनओ की बनावट में सुधार करना, वीटो वाले देशों की संख्या को बढ़ाना, सुरक्षा परिषद में नए देशों को ऐड करना, यूएनओ के कार्य करने के तरीके को बदलना। दोस्तों इन्हीं मांगों को देखते हुए 1992 में यूएनओ की आम सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसकी प्रमुख 3 शिकायतें थी। और ये शिकायतें दोस्तों क्या क्या थी? शिकायत नंबर 1 थी हमारी सुरक्षा परिषद विश्व वर्तमान राजनीतिक स्थिति की नुमाइंदगी नहीं करता। उनका कहना था कि ये राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करता, इसके फैसले पर पश्चिमी देशों के हितों की भी छाप दिखती है और सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, कुछ देशों का ये भी मानना था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ को और प्रासंगिक बनाने के लिए सितंबर 2005 के अंदर कुछ बदलाव किए गए। वो बदलाव क्या थे? सबसे पहले शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया। दूसरा, यदि कोई देश अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी उसकी जिम्मेदारी लेगी, यानी कि बाकी सारे देश एक साथ मिलके वहाँ के नागरिकों को अत्याचार से बचाने की कोशिश करेंगे। और हर प्रकार के आतंकवाद की दोस्तों वहाँ पे निंदा की गई। मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई 19 जून 2006 में और लोकतंत्र कोष का भी गठन किया गया। इसी के साथ साथ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए
कुछ मानदंड प्रस्तावित भी किए गए दोस्तों। अगर किसी देश के पास ये सारे मानदंड है तो उसको वो अपनी सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्य की दावेदारी कर सकता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले है कि एक देश को बड़ी आर्थिक स्थिति होना चाहिए या बड़ी जनसंख्या होनी चाहिए उसके अंदर, या फिर बड़ा उसके पास भूभाग होना चाहिए, यानी कि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए। विशाल सैन्य ताकत होनी चाहिए, बहुत बड़ी सेना भी होनी चाहिए, और यूएनओ के बजट में उसका उच्च योगदान होना भी जरूरी है। और लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान, सांस्कृतिक विविधता, ये चीज़ें जो दोस्तों एक स्थायी सदस्य बनने के लिए ज़रूरी हैं। तो दोस्तों अगर हम ऊपर दिए गए सारे मानदंडों को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि भारत इसका सबसे बड़ा दावेदार है स्थायी सदस्यता के लिए। दोस्तों अब कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनकी तरफ चलते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम विश्व बैंक की। दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना 1945 के अंदर की गई। सदस्य अभी इसके 189 हैं और इसका दोस्तों मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी के अंदर। इसके उद्देश्य हैं विकासशील देशों को ऋण प्रदान करना, गरीब और विकासशील देशों की विकास करने में मदद करना। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम विश्व व्यापार संगठन की ओर। दोस्तों इसकी स्थापना 1995 के अंदर की गई। इसको पहले GATT के नाम से जाना जाता था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है। इसके सदस्य हैं 164 और इसके उद्देश्य हैं दोस्तों विश्व के सभी देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम बनाना। आगे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1944 में, इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है और 1945 के अंदर इसको स्थापित कर दिया जाता है। और दोस्तों इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी के अंदर और दोस्तों इसके सदस्य हैं 189 देश। इसका उद्देश्य दोस्तों विश्व की आर्थिक स्थिति पर नज़र रखना। अब दोस्तों आगे बात करते हैं हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1961 के अंदर की गई। इसका मुख्यालय इंग्लैंड में है, यानी कि लंदन के अंदर, और इसके मुख्य उद्देश्य हैं दोस्तों मानवाधिकारों की रक्षा करना और मानवाधिकारों से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करना। विश्व के लोगों को मानवाधिकार के प्रति जागरूक करना भी इनका एक मुख्य उद्देश्य है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ह्यूमन राइट वॉच की। इसकी स्थापना दोस्तों 1978 में की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है और दोस्तों इसका उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूनेस्को की। दोस्तों यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना दुनिया में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के विकास के लिए की गई। इसे बनाने का प्रस्ताव 16 नवंबर 1945 को पेश किया गया, लेकिन इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 4 नवंबर 1946 में हुई और इसका मुख्यालय है दोस्तों पेरिस के अंदर फ्रांस में। सदस्य हैं दोस्तों इसके 193 देश और 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं। इससे पहले इसकी सदस्य संख्या दोस्तों 195 थी। इसमें से अमेरिका और इजराइल हट चुके हैं, तो इसकी सदस्य संख्या वापस से 193 हो गई है। अब दोस्तों ये है एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख अंग है, उनमें से एक एजेंसी है। ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसकी ही एक एजेंसी है यूनेस्को। इसके जो कार्य क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ काम करती है दोस्तों, लोगों का विकास करना विकासशील देशों में या छोटे द्वीप, अल्प विकसित देश। इसके अलावा जैसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों को निर्धारित करती है और उनकी देखरेख का काम भी करती है। विश्व विरासत स्थल दोस्तों उन स्थलों को कहा जाता है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भारत में कुल 38 स्थल विश्व विरासत स्थल निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। दोस्तों इसके अंदर से जो दो शब्द हैं इंटरनेशनल और इमरजेंसी, इनको हटा दिया गया है। अब इसका नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड।
इसकी स्थापना दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर और इसके सदस्य देश हैं 190 और इसका जो अभी हेड है वो है हेनरिटा एच फोरे। और दोस्तों अगर इसके उद्देश्यों की बात करते हैं तो यूनिसेफ की स्थापना बाल शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए की गई थी। यूनिसेफ स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर बच्चों के लिए अनेक कार्य करता है, जैसे कि बच्चों का टीकाकरण, पोषक आहार उपलब्ध करवाना, बीमारियों से बचाव इत्यादि इत्यादि। और दोस्तों अगर इसकी उपलब्धियों की बात करते हैं तो 1995 में यूनिसेफ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों के टीकाकरण के लिए हर साल यूनिसेफ द्वारा लगभग 3 बिलियन टीके उपलब्ध करवाए जाते हैं। और दोस्तों 1989 में यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2005 में अमिताभ बच्चन, 2013 में सचिन तेंदुलकर और 2016 में प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम ILO की, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका गठन दोस्तों 1919 में किया गया और 2019 में इसने अपने 100 साल पूरे कर लिए। 1946 के अंदर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको शामिल किया गया था। इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके अगर उद्देश्यों की बात करें तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय बनाए रखना। और दोस्तों अगर इसकी उपलब्धियों की बात करें हम तो दोस्तों 1969 में आई। दोस्तों 1969 के अंदर ILO को शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और दोस्तों वैश्विक स्तर पर मजदूरों के अधिकारों की रक्षा का कर विकास में योगदान दिया। तो दोस्तों ये हमारा लेसन नंबर 6 यहीं ख़त्म होता है।